बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था समझेंगे। आप इस वीडियो के साथ साथ अपनी बुक भी ज़रूर पढ़िए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। जैसा कि इस अध्याय का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, हम इस पाठ में वैश्वीकरण क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या-क्या प्रभाव पड़ा, ये हम समझेंगे। अर्थशास्त्र एक बहुत सरल विषय है यदि आप इसे अपने परिवार के सदस्यों से डिस्कस करते हैं। आप बाजार जाते हैं, आपको बाजार में हर प्रकार की वस्तु की अलग-अलग कंपनियां मिल जाती हैं। आप अपने माता-पिता, दादा-दादी से पूछिए, क्या कुछ वर्ष पूर्व भी बाजार ऐसा ही था? निश्चित है उनका जवाब नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये हम इस पाठ में समझेंगे। जब आप छोटे थे तब बाजार में और प्रायः सभी के पास कीपैड फोन होता था, परंतु अब प्रायः हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हम अपने बाजार में किसी भी विदेशी ब्रांड की टी-शर्ट आसानी से खरीद सकते हैं। एडिडास कंपनी आप जरूर सुने होंगे, जो खेल का सामान और कपड़े बनाने वाली एक जर्मन कंपनी है। ये भी हमारे देश में इसकी वस्तुएं, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमको आसानी से मिल जाता है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फास्ट फूड कंपनी है डोमिनोज। हम अपने शहर में डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हैं। पहले भारत की सड़कों में केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी, परंतु अब विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों की कार भारत में मिल जाती है। ये सभी उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज हम अपने घर में रहकर संपूर्ण विश्व की वस्तुएं बहुत सरलता से उपयोग कर पा रहे हैं। यही कहलाता है वैश्वीकरण। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ये पारस्परिक जुड़ाव सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होता है। जब संपूर्ण विश्व का एकीकरण हो जाए, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण होता है। आज हम यदि ग्लोब देखें तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो आपस में एक दूसरे से व्यापारिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध या राजनीतिक संबंध ना हो। ये जो पूरा विश्व एक हो गया है, इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैश्वीकरण, उदारीकरण, विदेशी निवेश और अंत में हम समझेंगे विश्व व्यापार संगठन, इसको डब्ल्यूटीओ भी कहते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय मतलब जब एक देश से दूसरे देश में उत्पादन हो, जब एक देश में ही उत्पादन ना हो बल्कि कई देशों में मिलकर उत्पादन हो, उसे हम अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। सैमसंग एक साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी है। हमारे देश में भी फोन है, टीवी, लैपटॉप मिलते हैं सैमसंग के। आपके आसपास भी जरूर या आपके घर में सैमसंग का फोन होगा। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है, उसे हम अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि ये जो सैमसंग फ़ोन है, इसका प्रोसेसर हो सकता है किसी अन्य देश में निर्मित हो, इसका जो कवर है, इसकी या स्क्रीन है, वो कोई और देश में निर्मित हो, और यदि इसको भारत के बाज़ार में बेचना है, तो सारे पार्ट्स भारत में आकर और असेंबल कहाँ होते हैं? भारत में। इस प्रकार एक वस्तु कई देशों में बनती है, इसे हम अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमा के भीतर होता था। कोई भी उत्पादन कहाँ होता था? केवल एक देश तक सीमित था। जैसे देश की सीमा को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही होते थे। देश की सीमा लांघने से तात्पर्य जब किसी दो देश के बीच में व्यापार होता था, तो बहुत सीमित वस्तुओं का होता था, जिसमें कच्चा माल था, खाद्य पदार्थ और कुछ उत्पाद थे जो तैयार उत्पाद ही थे, जिनका व्यापार आयात और निर्यात होता था।
भारत जैसे औपनिवेशिक से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे। हमारे भारत से क्या निर्यात होता था? कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में आप जानते हैं कि हमारे देश के जो मसाले हैं वो बहुत फेमस हैं पूरे दुनिया में। चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें, काजू है, बादाम है, ये हमारे देश से निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य ज़रिया था। यानी जो एक व्यापार था, व्यापार के माध्यम से ही 2 देश आपस में जुड़ते थे। यदि हम स्वतंत्रता के पूर्व की बात करें तो भारत से कपास निर्यात किया जाता था और मशीनों से तैयार जो कपड़ा है वो भारत आता था वापस। 2 देशों को आपस में व्यापार से जोड़ने का मुख्य काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही करती थीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह संगठन होते हैं जो एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, पेप्सिको एक अमेरिकन कंपनी है जो खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुएं बनाता है और इसका व्यापार लगभग पूरे विश्व में इसके उत्पाद बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। विप्रो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका व्यापार और उत्पादन अनेक देशों में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि इनका व्यापार बहुत देशों में होता है, बल्कि ये अपना उत्पादन भी अनेक देशों में करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि इनका व्यापार 2 देशों या 3 देशों के बीच होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे होती हैं जो अपना उत्पादन भी अनेक देशों में करती हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक देशों से अपना व्यापार करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना। और ये उत्पादन की जो इकाई है वो कहाँ स्थापित करेंगी? जहां इनको लागत में कमी आएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसको केरल में अपना मार्केट बढ़ाना है या उसकी मांग केरल में है, तो क्या वो कंपनी अपना कारखाना जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगी? नहीं, वो अपना कारखाना वहीं स्थापित करेगी जहां उसका बाजार हो, क्योंकि यदि वो केरल में अपनी इकाई स्थापित करती है तो उसकी परिवहन लागत में कमी आ जाएगी। कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों, जहां उत्पादन के अन्य कारक की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो। कंपनी ये भी देखती है कि हम ऐसी जगह इकाई स्थापित करें जहां कुशल यानी पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग भी उपलब्ध हों, क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए दोनों तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। और जहां उत्पादन के अन्य कारक में यहाँ क्या आ सकता है? सड़क है, बिजली है, पानी है। तो ये सारी चीजों की उपलब्धता भी जहां होगी वहीं कारखाना स्थापित होगा। सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सके। कंपनी इस बात का भी ध्यान देती है कि श्रमिक कैसा हो, संसाधन भी कैसा हो, सस्ता हो, श्रमिक भी सस्ता हो, क्योंकि कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो तो लाभ कमाना होता है। यहाँ हमारे बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है कि ये मजदूर कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमको बेहतर माहौल चाहिए और अधिक मजदूरी चाहिए। ये डिमांड कर रहे हैं फैक्ट्री के कर्मचारी और ये मालिक है उद्योग का। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। अब इस उद्योगपति को जिस देश में कम खर्च में अपना उत्पादन हो जाएगा, ये यहाँ से अपनी इकाई को बंद कर देगा और वहां अपनी इकाई स्थापित करेगा जहां इसको सस्ता श्रम मिल जाएगा और कम खर्च पे इसका उत्पादन हो सकेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जो उनके हितों का देखभाल करती है। अब ये सरकारी नीतियां क्या हैं? यदि सरकार टैक्स कम करेगी तो ये उद्योगपति उसी राज्य में अपना या उसी देश में अपनी इकाई स्थापित करेगा। यदि सरकार बहुत भारी टैक्स लगा देगी तो ये वहां अपनी इकाई स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि इसका लाभ कम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों के हिसाब से भी अपनी इकाई स्थापित करती है।
हमारी बुक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे अपना उत्पादन करती है, इसका एक उदाहरण दिया है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पाद का डिजाइन बनाती है और उसके जो पुर्जे हैं वो चीन में विनिर्मित होते हैं। एक कंपनी है जिसका डिजाइन कहाँ तैयार होता है? अमेरिका में। और इसके पुर्जे कहाँ निर्माण होते हैं? चीन में। और फिर जहाज से लाकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में इनके पुर्जों को जोड़ा जाता है। अब आप जानते हैं कि यदि आप कोई उत्पाद खरीद रहे हैं, तो आपको उसमें यदि उत्पाद में कोई कमी है या आपको उसके बारे में कुछ जानना है, तो आपको बात करनी पड़ेगी। और भारत में कुशल इंजीनियर और अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक कम वेतन में प्राप्त हो जाते हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र या कॉल सेंटर के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। तो दुनिया की ज़्यादातर जो कंपनियां हैं भारत में कॉल सेंटर शुरू करती हैं। आपके आस पड़ोस के में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये बताते होंगे पढ़े लिखे कि हम कॉल सेंटर में काम करते हैं। कॉल सेंटर का मतलब ही ये होता है कि दुनिया के किसी भी देश की यदि कंपनी हो, यदि उनमें कोई प्रॉब्लम आती है या हमको, जैसे आपको फ़ोन रिचार्ज करना है और आप समझ में नहीं आ रहा है, या आपका टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है उसको रिचार्ज करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप फ़ोन, एक फ्री नंबर आता है उस पे आप फ़ोन करते हैं। तो जो लोग बात करते हैं वही कहलाता है कॉल सेंटर। तो दुनिया की ज़्यादातर कंपनियाँ कॉल सेंटर भारत में अपना खोलती हैं। इस प्रकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, देखिए आप, कि इतने सारे देशों में इतने चरणों में अपना उत्पाद बनाती है। और इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी 50 से 60% तक बचत कर लेती है। ये क्यों ऐसा करती है? क्योंकि चीन में आसानी से मजदूर मिल जाते होंगे, यहाँ मशीनरी अच्छी है, तो पुर्जे का निर्माण यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिको में और यहाँ पे इनको बाजार मिलता होगा, इसीलिए ये पुर्जे कहाँ जोड़कर यहाँ पर अपना व्यापार करती हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना जो उत्पादन है ये कई देशों में मिलकर करती हैं। व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द और है निवेश या इन्वेस्टमेंट। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में जो व्यय होता है, व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। ये जो उद्योग है इसमें जो भी खर्च होगा, इसके भूमि में, भवन में, मशीन लगाने में या अन्य उपकरण या मजदूरों की तनख्वाह वेतन देने में, उसको हम निवेश कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। जब भी इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि खर्च करेंगी, इस पे निवेश करेंगी, उसे हम विदेशी निवेश कहेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि विप्रो भारत की कंपनी है, क्या विप्रो भी भारत में निवेश करेगी तो उसे हम विदेशी निवेश कहेंगे? नहीं, केवल विदेशी कंपनी हमारे देश में निवेश करेगी, उसे हम विदेशी निवेश कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन की इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सके। बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्रियाएं किसी एक देश में सीमित न होकर अनेक राष्ट्रों तक चलती हैं, जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को भी दोहरा लाभ होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जिससे ये तीव्र उत्पादन के लिए मशीन और तकनीक मिल जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीन प्रौद्योगिकी भी अपने साथ ला सकती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं, कई बार स्थानीय कंपनी को के साथ काम करना शुरू कर देती हैं, तो इससे स्थानीय कंपनी को भी फायदा होता है। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, वो भारत में अपना व्यापार करना चाहती है, तो भारत की किसी कंपनी के साथ संयुक्त रूप में उत्पादन करती है, और भारत की कंपनी को क्या फायदा हो जाता है? उसको पैसा भी मिल जाता है और नई टेक्नोलॉजी से भी उसको काम करने का प्रशिक्षण मिल जाता है, जिससे उसका लाभ भी अधिक हो जाता है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और इसके बाद अपना उत्पादन को बढ़ाना है। एक बहुत बड़ी अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने भारत की एक छोटी कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया। ऐसा करने से कारगिल कंपनी को क्या फायदा हुआ होगा? कारगिल को ये फायदा हुआ कि परख फूड है भारत की, जो इसके चार तेल शोधक केंद्र थे और इनका ब्रांड जो बहुत प्रसिद्ध था और इनके बाजार भी बहुत अधिक मांग थी, जिसका फायदा कारगिल को हुआ। अब कारगिल भारत में परख को ले लिया और परख का ऑलरेडी मार्केट था, तो इसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इसको इकाई, उद्योग की इकाई भी मिल गई और इसको कारगिल को मार्केट भी मिल गया। अब भारत में कारगिल कंपनी सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। आप बहुत सारे ब्रांड के ये जो तेल खरीदते हैं, ये किसके हैं? कारगिल के। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। कपड़े हैं, जूते चप्पल और खेल का सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है और फिर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। जैसे ये जीन्स भारत में किसी एक छोटी इकाई को इन्हें विदेशी कंपनी ने ऑर्डर दे दिया। ये जीन्स को बनाने में मान लो 500 रुपये खर्च हुए। अब ये कोई विदेशी कंपनी इनको खरीद लेगी और इसमें अपना ब्रांड, अपना लेबल लगा के इसको 2000-5000 रुपये, कितने रुपए में भी इसको बेच सकती है। इसी प्रकार भारत में पंजाब में गृह उद्योग की भांति इस तरह खेल के सामान निर्मित होते हैं, जिनको विदेशी कंपनियां लेकर ये इनको ऑर्डर देती हैं कि आप हमको इतने फुटबॉल बना के दीजिए और इस तकनीक का फुटबॉल बना के दीजिए। तो इनको काम भी मिल जाता है और ये जो फुटबॉल है, ये विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से इन फुटबॉल को बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यशैली को समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण हमारे बुक में दिया है फोर्ड मोटर्स का। भारत में फोर्ड मोटर्स अनेक मॉडल की गाड़ियां बेचती है। विश्व के 26 देश में इसका व्यापार है। फोर्ड मोटर्स 1995 में हमारे देश में कब आया था? 1995 में। और इसकी जो इकाई स्थापित हुई थी वो चेन्नई में। और फोर्ड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, निवेश किया था? 1700 करोड़ रुपए। और भारत में जब फोर्ड ने काम शुरू किया तो भारत की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सहयोग से अपनी जो इकाई थी, उत्पादन इकाई थी, अपना व्यापार शुरू किया। 2017 तक फोर्ड भारतीय बाजार में 88,000 कार बेच रही थी और भारत में जो निर्मित कार है वो अनेक देशों में जा रही थी, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। परंतु जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके 4-5 दिन पहले ही कंपनी ने ऑफिशियल साइट पे अनाउंस किया है कि अब फोर्ड कंपनी भारत में अपना उत्पादन बंद कर देगी। फोर्ड कंपनी की कारें भारत में मिलती रहेंगी, परंतु इसका निर्माण जो है, उत्पादन की इकाई है, भारत में बंद हो जाएगा। जो भी कार आएंगी विदेशों से बन के आएंगी और बाजार में उपलब्ध होंगी। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, यानी विदेशी व्यापार होने से विश्व के सारे बाजार क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहे हैं। व्यापारिक हितों के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और आपने देखा है कि कितने 200 वर्षों तक हमारे देश में राज्य किया। विदेशी व्यापार बढ़ने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार आवागमन होता है। विदेशी व्यापार के कारण ही हम किसी भी देश की वस्तुओं को आसानी से खरीद लेते हैं और हमारे देश की वस्तुएं भी दूसरे देश में चली जाती है। हमारे देश का अचार है, हमारे देश के नमकीन है, आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं, भारत में भी बहुत सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। विदेशी व्यापार के कारण विकल्प बढ़ जाते हैं। जैसे ये भारत की कंपनी है टाटा। अब विदेशी कारों के आने से हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम दूसरी कंपनी की कार खरीदें या हम अपने देश की कार खरीदें। यदि विदेशी व्यापार नहीं होता
तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, हमको केवल भारतीय कार ही खरीदना पड़ता। आज आप बाजार में देखेंगे अलग अलग देशों की अलग अलग तरह की कारें हमको मिल जाती हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु के मूल्य एक समान होने लगते हैं। अब क्या होता है, जब विदेशी व्यापार होने लगता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है जिसके कारण ये सभी वस्तुओं के मूल्य एक से हो जाते हैं। यदि भारत की कार ने अपने दाम 20 लाख कर दिए और ये कारें यदि हमको 15-15 लाख में मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे? विदेशी कार खरीद लेंगे। तो ऐसे में इनको अपना प्राइस जो है वो लगभग एक समान रखना पड़ता है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होती है। निश्चित बात है, जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे तो हमारा उनसे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। चाहे हम भारत में रह के जर्मन की कार खरीद सकते हैं, साउथ कोरिया की कार खरीद सकते हैं। तो इस तरह से विदेशी व्यापार पूरे विश्व को जोड़ने में सहायक होता है। विदेशी व्यापार के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव को समझेंगे। ये भी हमारे बुक में दिया है। भारत में पारंपरिक खिलौने बनते थे जिनकी पुरानी तकनीक के कारण लागत अधिक आती थी, जिसके कारण ये खिलौने महंगे बिकते थे। चीन को जब भारतीय खिलौने बाजार का पता चला तो वे भारत में खिलौने निर्यात करना आरंभ कर दिए। अब भारत में सस्ते और नए डिजाइन के चीनी खिलौने अधिक लोकप्रिय हो गए और पूरे खिलौने मार्केट में 70 से 80% चीनी खिलौनों का बाजार हो गया। चीन को अपना व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिला, परंतु भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि होने लगी। इसी प्रकार सिले सिलाए कपड़ों के छोटे व्यापारियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ भी है और हानियां भी। यहाँ दोनों केसों में आपने देखा कि ये छोटे कपड़ा निर्माताओं को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसी प्रकार खिलौने बाजार जो है हमारे देश के सीमित होके रह गए। तो इस तरह से विदेशी व्यापार के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी। कुछ प्रश्न दिए हैं, यदि आप टॉपिक के साथ साथ इनको भी करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे? अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम व्यापार था, परंतु अब तकनीक अधिक उन्नत होने के कारण व्यापार ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे कर लेते हैं, क्या पहले ऐसा संभव था? नहीं। अब दुनिया के किसी भी देश का से आप कोई भी वस्तु घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके और पैसा ट्रांसफर करके बुलवा सकते हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच व्यापार हो वस्तुओं और सेवाओं का, उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जबकि विदेशी निवेश क्या होता है? जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है, यानी पैसे के रूप में निवेश करती है, मुद्रा के रूप में करती है, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। यानी निवेश में हमको मुद्रा आवश्यक है और व्यापार के लिए वस्तु और सेवाएं। इस प्रकार आप ये सभी प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सीमित समय है और मैंने पूरे टॉपिक को, पूरे लेसन को एक ही वीडियो में बनाया है। आप यदि एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लो और आराम से आप अपनी गति से इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है? पूरे विश्व का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। ये जो हमने पिछले स्लाइड में एक औद्योगिक उपकरण बनाने वाली कंपनी का हमने उदाहरण देखा था कि किस तरह से ये अमेरिकन कंपनी विश्व के अलग अलग देशों में उत्पादन अलग अलग चरणों में करती है और पूरे बाजार को, विश्व को एक रूप में बांध सकती है। इसी तरह से ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अपना उत्पाद करती हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाती हैं। विश्व के अनेक देशों में नित्य नई खोज हो रही है। इसका लाभ लेने के लिए
पूरा विश्व अब एक समाज के रूप में जुड़ा है। वैश्वीकरण में जो प्रवाह होता है वो अनेक तरीके का होता है। वस्तु हम एक देश से दूसरे देश ले सकते हैं, पूंजी का प्रवाह होता है, विचारों का, संस्कृति का। तो एक तरह से वैश्वीकरण जब पूरा विश्व में एक दूसरे की आदान प्रदान, आयात निर्यात वस्तुओं का, सेवाओं का होने लगे, यही हमारा वैश्वीकरण है। साधारण शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। जब संपूर्ण विश्व एक हो जाए, उसे ही हम वैश्वीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। यदि जैसे पहले प्रतिबंध लगा देते थे ना कि हमारे देश में आयात नहीं होगा या निर्यात नहीं होगा, इन अवरोधों को समाप्त करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिख दिए हैं, आपको जो सरल लगे आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र वैश्वीकरण को अपना रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम जरूरी नहीं है कि अच्छे हों। ये उद्योगपति क्या कह रहा है, वैश्वीकरण में मजा है, यानी इनको पूरे विश्व में व्यापार करने में बहुत मजा आ रहा है। परंतु ये बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की मुख्य भूमिका होती है। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से दूसरे देशों में निवेश होता है, प्रौद्योगिकी नई लगती है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। जब हम दो देशों को जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी, ये गलत है। उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और अंतिम दिया उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सेकंड वाला होगा, क्योंकि जैसे ही वैश्वीकरण होगा, हमने कार का उदाहरण देखा था कि हमारे देश की टाटा कार है और विदेश की दूसरी कार है, तो दोनों उत्पादकों में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि मेरा मार्केट अधिक हो। वैश्वीकरण को कौन कौन से कारक संभव बनाते हैं ये भी हमको जानना जरूरी है। किनकी वजह से वैश्वीकरण संभव हुआ है? आप सभी ये शॉपिंग ऐप जानते होंगे और कभी ना कभी शॉपिंग ऑनलाइन की होगी। हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की दुनिया से किसी भी देश की वस्तुएं खरीद सकते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्यतः परिवहन प्रौद्योगिकी। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। कम लागत और कम समय में हम लंबी दूरी तक वस्तुएं सरलता से पहुंचा सकते हैं, जिसमें बड़े जहाज, मालवाहक हवाई जहाज, आधुनिक कंटेनर और रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार बिना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें दूरसंचार, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट और ईमेल वगैरह रहता है। इसके माध्यम से ही हम विदेशी व्यापार कर सकते हैं। दूरसंचार माध्यम से हम विश्व भर में तत्काल मैसेज भेज सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसको हम चित्र से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार परिवहन प्रौद्योगिकी के कारण संपूर्ण विश्व एक हो गया है और सूचना और संचार से संपूर्ण विश्व एक फोन या लैपटॉप से जुड़ गया है। यदि बिजली होती ही नहीं तो क्या इतनी सरलता से वैश्वीकरण हो सकता था? इस प्रकार बहुत से सहयोगी कारक हैं जिनसे वैश्वीकरण संभव हो पाया है। आजकल विदेश सामान भेजने और लाने के लिए कंटेनरों का उपयोग किया जाता है।
उत्पादन करने वाली इकाई से ही सामान को इन कंटेनरों में रख दिया जाता है, जिससे सामान बिना टूट-फूट और क्षति के सरलता से जहाज़ों, रेलों और सड़क माध्यम से भेजा जाता है। ये जो कंटेनर होते हैं, ये जहाँ उत्पादन होता है, सीधे फैक्ट्री से ही इनमें सामान लोड हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे ही सामान बनता है, इनमें पैक हो जाता है, तो बार-बार ढुलाई में लेबर कॉस्ट ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और टूट-फूट भी बच जाती है। आपने कभी न कभी देखा होगा ट्रेन को इस तरह से कंटेनर ले जाते हुए, या आप कभी हाईवे में गए होंगे जहाँ पर ट्रक इस तरह के दिखे होंगे, जिनमें ये सामान भर के अपने पहुँच मार्ग तक आसानी से पहुँच जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में भी मुख्य भूमिका निभाई है। हमारे बुक में भी ये उदाहरण दिया है, जिसमें लंदन की एक पत्रिका की डिज़ाइन और छपाई दिल्ली में होती है। पत्रिका कहाँ की है? लंदन की। परंतु इसका सारा काम, डिज़ाइनिंग और छपाई का काम दिल्ली में होता है। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ है? संचार प्रौद्योगिकी से। सभी जो विषय वस्तु है, लंदन से जो मैगजीन वाले, लंदन वाले छपवाना चाहते हैं, वो सारा कंटेंट, सारा मटेरियल दिल्ली मेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भेज देते हैं। और दिल्ली में पत्रिका की छपाई करके दिल्ली से कहाँ चली जाती है? वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। और इसका जो भुगतान है, यानी जो पैसे का लेन-देन है, वो इंटरनेट, ई-बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि पूरे व्यापार में किसी को आने-जाने की ज़रूरत नहीं हुई। लंदन से लेकर दिल्ली तक का व्यापार पूरा संचार माध्यम से हो गया। यहाँ प्रश्न दिया है, ऊपर दिए गए उदाहरण में उत्पादन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ इंटरनेट है, वायु मार्ग है, ई बैंकिंग है। यही तो संचार साधन है जिसके माध्यम से ये जो व्यापार था ये संभव हो पाया। व्यापार के कुछ अवरोधक भी होते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। ये भारतीय पारंपरिक खिलौना है, इसका मूल्य 100 रुपए है। और ये एक चाइना का खिलौना है, इसका मूल्य 80 रुपए है। यदि सरकार आयात पर 10 रुपए का कर लगाती है, तब इस चीनी खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपए। और यदि सरकार 50 रुपए इस पर कर लगाएगी, तो इस खिलौने का मूल्य हो जाएगा 130 रुपए। इस प्रकार सरकार कर के माध्यम से आयातित वस्तुओं की कीमत को प्रभावित करती है। ये एक तरह से व्यापार अवरोधक का काम करती है। कर लगाकर वस्तुओं को महंगा कर देना या कर लगाकर वस्तुओं को सस्ता कर देना। यदि सरकार चाहती है कि विदेशी वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा आएं, तो कर कम लगाती है। परंतु यदि सरकार ये सोचती है कि हमारे देश का व्यापार उन्नत हो, तो विदेशी वस्तुओं पर कर अधिक लगाती है। व्यापार अवरोधक के रूप में सरकार कभी-कभी कोटा भी निर्धारित कर देती। ये कोटा क्या होता है? कोटा ये होता है कि यदि सरकार ने ये कह दिया कि 1 महीने में केवल 1000 खिलौने हमारे देश में आएँगे, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के व्यापार को संरक्षण मिलेगा। यदि कोई कोटा फिक्स नहीं करती, तो पता चला 1 महीने में 1 लाख भी खिलौने आ गए। तो सरकार कभी-कभी अपने व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कोटा भी निश्चित करती है। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उदारीकरण। उदारीकरण मतलब उदार हो जाना। व्यापार में उदार होना ही उदारीकरण है। उदारीकरण मतलब विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाना, जिससे देश का बहुमुखी विकास हो। हमारे देश में अपने व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 200 वर्षों तक हमारा शोषण किया। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार लगभग बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि बहुत मुश्किल से 200 वर्षों में हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई थी। और ये सब क्यों हुआ था? केवल व्यापार के कारण। वो कंपनी ही सिर्फ व्यापार के लिए आई थी। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने विदेशी व्यापार बंद कर दिया। भारत में केवल अनिवार्य चीज़ें
जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम की आयात की अनुमति दी गई। जो बिल्कुल आवश्यक चीज थी, इनको भर आयात किया जाता था, बाकी विदेशी व्यापार लगभग बंद हो गया। परंतु क्या दिक्कत हो गई? ये दिक्कत हो गई कि विदेशी व्यापार ना होने के कारण हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने लगा। अब हमको मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम को खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए रहता था? डॉलर। इनका भुगतान हम किस में करेंगे? रुपए में तो कर नहीं सकते, क्योंकि रुपए तो भारतीय मुद्रा है। इनको खरीदने के लिए हमको डॉलर चाहिए था। तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग समाप्त हो गया। 1980 के दशक में देश की हालत बहुत खराब होने लगी और हमको अपनी आवश्यक चीजों के लिए उधार लेना पड़ा। किससे उधार हमने लिया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ये जो बैंक थे, इन्होंने हमको ऋण तो दे दिया, परंतु ऋण देने के साथ इनने हमारे साथ शर्त रख दी। ये शर्त रख दी कि आप अपने देश का को में विदेशी व्यापार करने देंगे, आप उदारीकरण अपनाएंगे, विदेशी व्यापार से जो प्रतिबंध है उनको हटा देंगे। इसी संदर्भ में हमारे देश में 1991 में प्रारंभ में व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन किए गए, अर्थात विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। मजबूरी में हमको क्या करना पड़ा? यहाँ पर प्रतिबंधों को हटाना पड़ा, क्योंकि हमको पैसे लेना था। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। उदारीकरण का ही परिणाम है कि आज हम अपने शहर में विदेशी पिज्ज़ा खा पा रहे हैं। अनेक दुनिया के अनेक देशों के हम फ़ोन उपयोग कर पा रहे हैं। हमको दुनिया की जितनी प्रकार की लगभग कारें हैं वो हमको अपने देश में उपलब्ध हो रही हैं। ये सभी जो कारण हैं, ये सभी वस्तुएं हमको क्यों उपलब्ध हो रही हैं? उदारीकरण के कारण। जैसे ही पूरा वैश्वीकरण दुनिया में हो गया, तो इनको व्यवस्थित रूप में संचालित करने और नीति निर्धारण के लिए एक संस्था की ज़रूरत हुई, एक संगठन की ज़रूरत हुई। इसको ध्यान में रखकर विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और नियमों का कार्यान्वयन और निगरानी का काम भी कौन करता है? WTO करता है। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करती है और इनके आपस के जो मतभेद हैं इनको भी हल करती है। जब भी किसी दो देश के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है व्यापार को लेके, नियम को लेके, टैक्स को लेके, तो इसका जो सुलझाने का काम है, व्यापार से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का काम WTO करता है। वैश्वीकरण का भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा? कुछ तो फायदा हुआ होगा और कुछ नुकसान भी होंगे। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं लाभ। उपभोक्ता को लाभ। वैश्वीकरण जैसे ही हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उपभोक्ता को लाभ। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलने लगे। अब अनेक उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत में मिल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल फ़ोन है। पहले फ़ोन बहुत महंगे होते थे, परंतु जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, हमारे देश में बहुत सारे ब्रांड के फ़ोन और बहुत सस्ते कीमत पर भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इससे किसको लाभ हुआ? उपभोक्ता को लाभ हुआ। जैसे कार, हम आसानी से हमको दुनिया की कहीं भी हम कार खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी की हम टीवी खरीद सकते हैं, फ़ोन खरीद सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। और जब ये व्यापार बढ़ेंगे तो रोजगार में भी क्या होगा? अपने आप वृद्धि हो जाएगी, तो रोजगार भी हमारे देश में बढ़ गया। आपने पहले पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में कि तृतीय क्षेत्रक जो हमारा सेवा क्षेत्रक है,
वो सबसे ज़्यादा रोज़गार हमारे देश में तृतीयक क्षेत्रक में है। वो किसकी वजह से? यही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से हमारे देश में रोज़गार में इतनी वृद्धि हुई है। भारतीय कंपनियों ने नवीन प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन गुणवत्ता में सुधार किया। हमारे देश में जो क्वालिटी थी, जो पहले यदि खराब क्वालिटी की कोई वस्तु मिलती थी, तो अब उसमें धीरे-धीरे सुधार होने लगा, क्योंकि हम विदेशी तकनीक का भी उपयोग करने लगे। वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बनाया, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी दवाई बनाने की कंपनी है, एशियन पेंट्स पेंट है और ये कंपनी नट बोल्ट्स बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी कंपनियां ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी हैं। हमारे देश की जो कंपनियां हैं ये भी विश्व के कई देशों में व्यापार करने लगी। तो आपने देखा कि उपभोक्ता को भी लाभ हो गया, रोजगार में भी वृद्धि हो गई, हमको अच्छी तकनीक की वस्तुएं मिलने लगी और हमारे देश की कंपनियां भी विश्व में मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम कर रही हैं। देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, रोजगार और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी निवेश आकर्षित करने भारत की केंद्र और राज्य सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तर की सुविधाएं दे रही हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कर रही हैं। यानी हमारे देश में अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिससे विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर निवेश करें। प्रारंभिक वर्षों में तो कर में भी छूट दिया। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम देशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाया गया। इस प्रोग्राम से सरकार अधिक विदेशी पूंजी निवेश कराने के लिए विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ा दी। मेक इन इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि विदेशी कंपनियां या हमारे देश की जो कंपनियां हैं अधिक से अधिक निवेश करें, जिससे हमारे देश का उत्पादन अधिक हो सके। तो इस तरह से बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिससे विदेशी व्यापार बढ़े और हमारे देश में अधिक से अधिक देशों की पूंजीपति आकर हमारे देश में निवेश करें। किसी भी प्रकार का परिवर्तन एकमात्र अच्छे प्रभाव नहीं होते, कुछ तो बुरे परिणाम भी होते हैं। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यहाँ बढ़ती प्रतियोगिता के लिए रवि का उदाहरण लिया गया है। रवि तमिलनाडु में 1992 में संधारित्र के निर्माण करने वाली एक कंपनी शुरू की थी, जिसका उपयोग ट्यूबलाइट, टीवी और कारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपकरणों में होता है। इसकी कंपनी इतनी बढ़ गई कि इसके यहाँ 20 कर्मचारी काम करने लगे। परंतु 2001 में WTO विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार हमको संधारित्र के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। इसका क्या परिणाम हुआ? रवि के जो ग्राहक थे अब वो विदेशी कंपनी से संधारित्र खरीदने लगे, क्योंकि उनकी तकनीक आधुनिक थी और कीमत भी कम थी। अब रवि के पास क्या हो गया? केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं और उसके जो दोस्त थे, रवि के जो दोस्त थे हैदराबाद और चेन्नई में, इनकी भी इकाइयां थी, इनने अपनी इकाई बंद कर दी। तो आपने क्या देखा? रवि और उसके दोस्त विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनी के कारण इसका व्यापार बंद हो गया या व्यापार कम हो गया। तो मल्टीनेशनल कंपनी के कारण हमारे देश के छोटे व्यापार पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को भी प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीला रोजगार देते हैं, मतलब पक्की नौकरी नहीं देते, जिसके कारण वे कम मजदूरी पर अपनी मर्जी से नौकरी को हटा देते हैं। जो नौकरी करते हैं ना कर्मचारी, उनको अपनी मर्जी, उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है। यानी किसी के पास, हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं है। हमारी बुक में भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग प्रतिस्पर्धा का दबाव कैसे सहन कर रहे हैं ये बताया गया है।
अमेरिका और यूरोप की जो बड़ी कंपनियां हैं, सस्ते श्रम और अधिक लाभ के लिए भारतीय वस्त्र कंपनियों को ऑर्डर देती हैं। जो अमेरिकी और यूरोप कंट्री है ना, ये अपना जो कपड़ों का व्यापार है, निर्माण है, वो भारत में करवाती हैं। और भारत की कंपनियां क्या करती हैं, अपनी कीमत को कम रखने के लिए ये सस्ते श्रम मजदूरों को कम तनख्वाह देती है और अस्थायी नौकरी और काम के घंटे भी अधिक करवाती है। इसमें एक सुशीला का उदाहरण दिया है कि सुशीला पहले एक स्थायी श्रमिक थी, यानी उसकी पक्की नौकरी थी, फैक्ट्री उसकी बंद हो गई। अब फैक्ट्री बंद हो गई तो अब इसको दूसरी जगह काम करने जाना पड़ा। इसको सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 से 10 बजे तक काम करना पड़ता। इसको कोई छुट्टी नहीं मिलती और इसके काम के घंटे भी फिक्स नहीं है और इसकी नौकरी भी पक्की नहीं है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में भारत में काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी का दुष्परिणाम है कि हमारे देश में जो मजदूरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी कंडीशन में मजदूरी नहीं है। लाभ कमाने के उद्देश्य से इनका जो नौकरी है वो अनिश्चित है। ये अंतिम टॉपिक है हमारा बुक का, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है और दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ का हिस्सा नहीं मिला है। यानी वैश्वीकरण से कुछ लोगों को तो लाभ हुआ है, परंतु ज्यादातर लोगों को लाभ नहीं हुआ। अभी हमने देखा था ना, छोटे व्यापारी हैं, श्रमिक हैं, उनको कहीं लाभ नहीं हुआ। सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। इनको ऐसी नीतियां बनाना चाहिए कि हमारे देश में सभी की भलाई हो, सभी के हितों का संरक्षण हो। श्रम कानूनों का उचित क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे जो छोटे उत्पादक थे, हमने देखा था ना कि रवि की इकाई कैसे बंद हो गई थी, जो मजदूर थी उसका उसका रोजगार छिन गया था। तो श्रम कानूनों को भी मजबूत किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में बड़े अभियान और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। हमारे देश में विदेशी व्यापार के खिलाफ भी बहुत सारे संगठन काम करते हैं। पूरे दुनिया में ज़्यादातर जो परेशानियां हुई हैं वो विकासशील देशों को हुई हैं। विकसित देश तो और अमीर हो गए हैं, भारत मतलब छोटे देशों का उपयोग करके, परंतु छोटे देशों की स्थिति वहीं की वहीं है। इस तरह से आज हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन समझा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे काम करती हैं वो भी समझा। आप इस वीडियो को एक बार में यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके देखिए। मैंने पूरा वीडियो सिर्फ इसीलिए एक में बनाया है जिससे आपको बार बार ढूंढने में परेशानी ना हो। परंतु मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप बुक को भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो भी कंटेंट है मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। धन्यवाद।